प्राचीन काल में मोहनपुर नाम का गांव हुआ करता था। गांव बहुत ही सुंदर था। उसी गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहा करता था। धनीराम खाने के साथ साथ आलस भी बहुत करता था। सुनिए जी, आप दिन पे दिन बहुत आलसी होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप जल्दी ही बीमार होकर रह जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर धनीराम कहता है। देखो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे पास बहुत धन है। हमें काम करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? हमारे नौकर तो है ना काम करने के लिए। धनीराम की ये बात सुनकर उसकी पत्नी कहती हैं, ठीक है जी, जैसा आप करना चाहो वैसा कीजिए, बाद में मुझे कुछ मत कहिएगा। इतना कहकर धनीराम की पत्नी वहां से चली जाती है। यहाँ धनीराम ज्यादा खाना और आलस करना नहीं छोड़ता। कुछ महीने बीत जाने के बाद धनीराम बीमार हो जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी कहती है, देखा आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इतना आलस करना ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इतना सुनकर धनीराम कहता है। अरे भाग्यवान, अब वैद्य को भी बुलाओगी या मुझे ताने ही देती रहोगी? इतना सुनकर धनीराम की पत्नी वहां से चली जाती है और अपने साथ वैद्य को बुला लाती है। घर आने के बाद वैद्य धनीराम को देखता है और कहता है। धनीराम जी, ज्यादा आलस और ज्यादा खाने से आपकी ये हालत हुई है। आपको ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करने की आवश्यकता है, तभी आप अच्छी तरह से ठीक हो पाएंगे। वैद्य की यह बात सुनकर धनीराम कहता है। वैद्य जी, मैं व्यायाम नहीं करना चाहता। आप कोई दवाई दे दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं। धनीराम की बात सुनकर वैद्य उसे दवाई दे देता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। धनीराम अब चल भी नहीं पा रहा था। वैद्य की दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर उसकी पत्नी कहती है, देखा आपने, अगर आप वैद्य की बात मानकर व्यायाम कर लेते तो अभी तक आप स्वस्थ हो गए होते, लेकिन आपने ना मेरी बात मानी ना उनकी। अपनी पत्नी की बात सुनकर धनीराम कहता है। अरे भाग्यवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो अब चल फिर भी नहीं सकता। धनीराम की बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, अपनी पड़ोसन सरला का बेटा डॉक्टर है। वो कल ही विदेश से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके घर पर आ रहा है। मैंने सरला से कह दिया है कि वो कल आपको आकर देख लेगा। सरला का बेटा शुभम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके अपने घर आया था। जब उसे धनीराम के बारे में पता चलता है तो वह धनीराम के घर जाता है। धनीराम के घर पर जब शुभम को पता चलता है कि धनीराम की यह हालत उनके जानबूझकर व्यायाम न करने की वजह से हुई है, तो वह एक युक्ति सोचता है और धनीराम को कहता है। धनीराम जी, क्या आप अभी भी व्यायाम करना चाहते हैं? नहीं शुभम, मैं व्यायाम नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है जिससे मैं घर बैठे ही ठीक हो जाऊं तो वो मुझे दे दो। इतना सुनकर शुभम कहता है। ठीक है धनीराम जी, आप कल मेरे दूसरे वाले घर पर आइए, वहां मैं आपको दवाई दूंगा। इतना कहकर शुभम वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह धनीराम धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से शुभम के बताए घर पर जाता है। लो भाई शुभम, अब मेरी जल्दी से दवाई दे दो जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। धनीराम जी, दवाई तो मैं आपको घर पर भी दे सकता था, लेकिन आपकी हालत को देखकर मैं मजबूर हो गया, इसलिए आपको मैंने यहाँ बुलाया। आइए, आपकी दवाई अंदर है। इसके बाद धनीराम जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी शुभम उसे धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। अंदर धनीराम के पैर जोर से जलने लगते हैं, क्योंकि शुभम ने कमरे का फर्श पहले से ही गर्म किया हुआ था, जिससे धनीराम इधर उधर भागने लगता है और शुभम को गाली देने लगता है। अरे कमबख्त, ये क्या कर रहे हो? बाहर निकालो मुझे यहाँ से, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शुभम धनीराम की बात नहीं सुनता और धनीराम 2 घंटे तक इधर उधर भागता रहता है। 2 घंटे इधर उधर भागने की वजह से धनीराम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने बेड पर होता है। उसके बाद शुभम धनीराम से कहता है। धनीराम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको ठीक करने का और कोई उपाय नहीं था। आप तो व्यायाम करने वाले नहीं थे, इसलिए मुझे आपको जबरदस्ती भगाना पड़ा। अब आप घूमने फिरने के लायक हो गए हैं। अब से कृपया करके आप रोजाना व्यायाम किया कीजिए, तभी आप और ज्यादा ठीक हो पाएंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है शुभम। अब से मैं रोजाना व्यायाम किया करूंगा। तब से लेकर धनीराम रोजाना व्यायाम करने लगा। अब वह पहले की तरह ठीक हो गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि व्यायाम ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा धन है। इसके बिना हम धनीराम के जैसे बीमार हो जाएंगे। अगर आप ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें भाल्दी स्टोरी फैक्ट्री को।